साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा को लेकर के हिंदी साहित्य के बारे में। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे, जो कि आपको वर्ग 1 की तैयारी में जो हमारा आदिकाल का पोर्शन है उससे संबंधित है और निश्चित ही आपको ये वर्ग 1 के एग्जाम में कहीं ना कहीं रखे हुए मिलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ और आज थोड़े से स्पीड से प्रश्न हल करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल हो सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो बढ़ते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक सही कंटेंट पहुँच सके। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको जो प्रश्न बताया जा रहा है किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको गंभीरता से लें। गंभीरता से लेने के साथ साथ अपना पेन साथ में रख करके बैठें ताकि यदि आपको लगे कोई फैक्ट लिखने लायक है जो वीडियो के दौरान बताया गया है तो आप उसको नोट कर सकें, जिससे आपके एक शॉर्ट नोट तैयार हो सकें और आपको तैयारी में इसकी सहूलियत हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। साथियों, हमें पता होना चाहिए आदिकाल है, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। तो आदिकाल के अंतर्गत जो काव्य धाराएँ थीं उसमें कौन सी काव्य धारा हमें बतानी है कि जो इसमें से भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। साथियों, तो इसमें ऑप्शन दिया राम भक्ति शाखा, बिल्कुल भक्ति काल की है। ज्ञानाश्रयी शाखा भक्ति काल की है। कृष्णाश्रयी शाखा भक्ति काल की है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है। ज्ञान मार्गी शाखा जो ज्ञानाश्रयी शाखा है निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है। लेकिन जो रासो काव्य है, रासो काव्य धारा जो है हमारी आदिकाल के अंतर्गत आती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। मतलब जो सिद्ध सामंत युग आया है उसमें कविताओं की जो सृष्टि आकाश में नहीं हुई है बल्कि हमारे देश की ठोस धरती पर उसकी उपज हुई है। ये वाक्य किसने कहा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो साथियों, ये वाक्य जो इसमें कहा है ना तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ना ही मिश्र बंधुओं ने कहा, ना ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, बल्कि ये किसने कहा है, राहुल सांकृत्य ने। वही राहुल सांकृत्य जिनको यात्रा वृत्तांत का पितामह कहा जाता है। और यात्रा वृत्तांत के पितामह के अलावा इनको जो है मुख्य तौर पर जो है सिद्ध सामंत युग के लिए इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से ही पुकारा है और इनको महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम याद रख सकते हैं। बाकी इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे रूस में 25 मास, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप ये भी याद कर सकते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हमें जानना है, राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। राउल बेल एक रचना है जो आदिकाल से संबंधित है, इसकी विशेषताएं दी गई हैं। राउल बेल रचना से संबंधित, इसमें से एक विशेषता इसकी नहीं है, बाकी है। तो कौन सी विशेषता इसमें गलत है, हमें बताना है। जैसे इसमें पहले ही लिखा है, राउल बेल जो है इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना गया है। यह एक मूलतः शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य में है। इसमें राउल नामक नायक का स्वर वर्णन है। साथियों, 4 ऑप्शन है, तो आपको बता दें राउल बेल जो रचना है, राउल बेल रचना आदिकाल की रचना है और जो है ये 10वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई। तो ये तो पहला हमारा ऑप्शन सही है, मतलब पहला जो तथ्य सही है, ऑप्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि सही कौन सा नहीं है ये बताना है। लेकिन इसके इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो ये पहली लाइन सही लिखी हुई है, इसलिए उत्तर हमारा नहीं होगा। दूसरा, यह एक मूलतः एक शिलांकित रचना। शिलांकित रचना मतलब पत्थरों पे लिखी हुई, तो यह एक शिलांकित रचना है, इसको भी आप याद कर लें, ये भी तथ्य सही है। यह गद्य और पद्य में मिश्रित है, मतलब ये रचना ऐसी है जो गद्य और पद्य मतलब कविताओं में भी और पैराग्राफ में लिखी गई है। गद्य और पद्य में मिश्रित रचना जो होती है उसको चंपू काव्य कहते हैं, तो यह एक चंपू काव्य है। लेकिन इसमें जो बताया गया है लास्ट वाला कि राउल नामक नायक का वर्णन है, ये वाला ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर सही होगा। इसमें राउल नामक नायक का नहीं बल्कि नायिका का वर्णन है। जो राउल है, राउल इस ग्रंथ की नायिका है, ना कि नायक। इसलिए अब हमें इसके 4 तथ्य याद हो गए। राउल बेल जो रचना है, राउल बेल रचना 10वीं शताब्दी में लिखी गई, रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई। यह एक शिलांकित रचना है जो कि गद्य पद्य में लिखी गई है, इसलिए यह एक चंपू काव्य है। और इसकी जो नायिका है वह राउल बेल है, मतलब राउल बेल नहीं, सॉरी राउल है इसकी, इसलिए इसका नाम राउल बेल पड़ा। और इस तरीके से हमें 4 तथ्य याद हो गए। क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट उत्तर, इसको आप याद कर लें। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है साथियों, इसमें आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, हमें बताना है इसमें से कौन सा विकल्प गलत लिखा है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आदिकाल के ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे श्रावकाचार जो है देवसेन के द्वारा लिखा गया है और कई लोग इसको हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ भी मानते हैं। लेकिन श्रावकाचार जो है ये देवसेन के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। नेमिनाथ रास जो ग्रंथ है ये जो है सुमति गढ़ी के द्वारा लिखा गया और भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। ये तीनों के तीन सही सुमेलित हैं। गलत जो सुमेलित है वह है आपको ऑप्शन नंबर डी, इसलिए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो इसमें लिखा है जिन धर्म सूरी, इनने यदि इसको नहीं लिखा है तो ये लिखा किसने है, इसका उत्तर हमें पता होना चाहिए। तो आपके लिए बता दें, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है रेवंत गिरिरास जो लिखा गया है ग्रंथ, ये लिखा है आपका, इस ग्रंथ के रचनाकार हैं विजय सेन सूरी। इसको आप जिन धर्म सूरी की जगह विजय सेन सूरी कर लें तो आपके 4 ग्रंथ आपको याद हो जाएंगे। लगभग ये जैन धर्म साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। श्रावकाचार देवसेन का है, नेमिनाथ राज सुमतिगढ़ का है, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी का, और रेवंत गिरिराज जो लिखा है वह लिखा है आपका विजय सेन सूरी ने। तो जिन धर्म सूरी नहीं है, विजय सेन सूरी ने लिखा है इसको। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। हमें बताना है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। एक तो अपने आप एक सेंटेंस है ही कि कौन से कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल जो कहा जाता है वह कहा जाता है विद्यापति को। अब विद्यापति जो है वह भी आदिकाल के ही कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं जो पदावली है, कीर्ति पताका है, कीर्तिलता है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इनकी कौन सी रचना के आधार पर जो है इनको मैथिल कोकिल कहा गया। तो कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विद्यापति की एक रचना है पदावली। पदावली में जो है राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है और उसी के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया, क्योंकि ये पदावली है मैथिल भाषा में लिखी गई है। तो इसके साथ हमें ये 3 फैक्ट इसमें याद कर लेने हैं। सबसे पहले विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की जो रचना है पदावली है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। इसके अलावा दान वाक्यावली भी इनकी एक रचना है, गंगा वाक्यावली एक रचना है और लिखनावली भी इनकी रचना है। मतलब सारी रचना इन्हीं की है। तो 4 रचनाएं हमें अलग से याद कर लेनी है, पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता और लिखनावली। लेकिन इनको जो मैथिल कोकिल कहा जाता है वह कहा जाता है पदावली के आधार पर। तो साथियों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदावली। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, कुबलय माला कथा के लेखक कौन है। हमें बताना है जो कुबलय माला कथा है इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है आपका उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी है जिन्होंने जो है कुबलय माला रचना लिखी है और इसको आपको याद कर लेना है। इसमें ज़्यादा विस्तार से बताने लायक और कुछ भी नहीं है, एक फैक्ट ही आप एक रचना है याद कर सकते हैं। आदिकाल की रचना है कुबलय माला, इसके जो लेखक हैं वह है उद्योतन सूरी। तो इसके साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है एक बार ये प्रश्न। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार मैं इसलिए नहीं कहा था वीडियो में कि हमारी पढ़ाई एक निर्बाध गति से बढ़ती रहे, लेकिन यदि आपको पसंद आए तो आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, इसलिए बीच में एक आध बार मैं बोल देता हूँ। बाकी आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। साथियों हमें बताना है जो पुष्प या पुंड है ये आदिकाल के कवि हैं, इनको जो है प्रथम कवि किसने माना। तो सबने अलग अलग लोगों को कवि माना है प्रथम। जैसे बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है पहला कवि माना है, वह माना है सरहपाकू। लेकिन इस प्रश्न का राइट उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना, वहीं राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाकू माना। तो ये 2 फैक्ट आप याद कर सकते हैं और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया। हमें बताना है जो हिंदवी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इसका शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया है वो किया है अबू सईद ने। अबू सईद ने हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा भी माना जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है अबू सईद ही है और इन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की। देखिए क्वेश्चन DSSB पीजीटी में पूछा जा चुका है, फिर से DSSB में फिर से रिपीट हुआ है। तो एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें बताना है विद्यापति ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। तो विद्यापति ने जो रचना की है वह मैथिल भाषा में की है, इसलिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और मैथिल कोकिल को इसलिए जो इनकी प्रमुख रचना है पदावली, उसके आधार पर जाना जाता है।
तो इसका हमें राइट उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। विद्यापति ने मैथिली भाषा में रचना की। इनको मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है और मैथिली कोकिल पदावली के आधार पर जाना जाता है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पौमचर्यू में किसका वर्णन है। हमें बताना है पौमचर्यू एक ग्रंथ है, इसमें किसका वर्णन है। तो साथियों इसका राइट आंसर है जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसमें भगवान राम का वर्णन है पौमचर्यू में, और पौमचर्यू के जो लेखक हैं वह है स्वयंभू। तो आप दोनों चीज़ें याद कर लें। सबसे पहले तो पौमचर्यू के लेखक कौन है, स्वयंभू है। इसमें भगवान राम का वर्णन है, इसलिए इसमें पद्मचरित इसको जैन रामायण भी कहा जाता है। इसको भी आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है ढोला मारूदा दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या था। साथियों ढोला मारूदा एक जो है आदिकाल का ही एक ग्रंथ है, ढोला मारूदा दूहा कहलाता है। और इनके ढोला मारू जो कैरेक्टर थे उनके पिता का नाम था राजा नल। इसको आप याद कर सकते हैं। ढोला मारूदा दूहा में इस प्रश्न का जो ढोला मारू के पिता हैं उनके पिताजी का नाम था राजा नल। साथियों पिता से याद आया, आज फादर्स डे है। आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध से आरंभ हुई। मतलब जो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84 मानी जाती है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। तो जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, तो वैसे दो तो आप फैक्ट याद कर ही लें कि सिद्धों की टोटल संख्या 84 है, नाथों की टोटल संख्या 9 है। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिद्धों की जो 84 संख्या है उसमें पहले सिद्ध कौन है। तो साथियों पहले सिद्ध जो हैं वह हैं लुइपा। आप इसको याद कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। DSSB PGT में ये भी पूछा गया है मेल भर्ती में। मतलब जो DSSB की भर्ती होती है उसमें मेल फीमेल के अलग अलग पेपर होते हैं, तो मेल भर्ती में इसको पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी 2021 में ही पूछा गया है, तो रिपीट होने की पूरी संभावना है। किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो साथियों हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बता दें इस पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वह चंद्र बरदाई है। तो दो ही चीज़ें आप याद रख लें, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचनाकार हैं चंद्र बरदाई। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आपका हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आदिकाल के अंतिम चरण, जो आदिकाल का साहित्य है उसको कई सारे चरणों में बांटा गया है। तो अंतिम साहित्य जो था वह था आपका जो है सामाजिक या साहित्य, लौकिक साहित्य जिसको कहते हैं, जो लोक भाषा से जुड़ा हुआ था। तो उसमें हमें बताना है कौन उसके अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे। तो वह थे अमीर खुसरो, जिन्होंने हिंदी में खड़ी बोली में पूरी रचनाएं की, जिनकी प्रमुख तौर से खड़ी बोली में अमीर खुसरो की रचनाओं में अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुने प्रमुख हैं, जिनको हमें याद रखना है कि इन्होंने जो पहेलियाँ लिखी, दो शकुने लिखे, तो आप इनको याद रखें। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था, क्या कहा था। जो अपभ्रंश भाषा थी, जैसे कि हमें पता है कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, सबसे पहले आई हमारी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से निकली लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से निकली पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश, जिसको अवहट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों जो अपभ्रंश भाषा है उसको भरत मुनि ने जो कहा है वह कहा है देश भाषा। एक और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, भरत मुनि की एक प्रमुख रचना है जिसको कहा गया है नाट्य शास्त्र, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। हमसे पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि की प्रमुख रचना कौन सी है, तो वह नाट्य शास्त्र है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। हमें बताना है कौन सा लौकिक चरित काव्य ग्रंथ है। तो इसका राइट उत्तर है भविष्यत। क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर हमारा जो है वह भविष्यत है, और भविष्यत के जो रचनाकार हैं वह धनपाल हैं। तो इसके लेखक आप नोट कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा हट करके आपको लग रहा होगा कि भविष्यत के रचनाकार हैं, तो वह है आपके धनपाल। आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो लौकिक साहित्य का जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है वह माना जाता है भविष्यत, जिसकी रचना की है किसने, धनपाल ने। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। साथियों नाथ संप्रदाय, जैसा मैंने आपको बताया कि नाथ साहित्य हुआ है, सिद्ध साहित्य हुआ है, ये आदिकाल के साहित्य के अलग अलग प्रकार हैं। तो जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य को नाथों ने लिखा है, और नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया था वह किया था किसने, गोरखनाथ ने। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा गोरखनाथ माने जाएंगे। और आपको मैंने अभी बताया था कि नाथों की संख्या कितनी है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा ये कि महापुराण के रचनाकार कौन है। तो साथियों महापुराण के जो रचनाकार हैं वह माने गए हैं पुष्पदंत को। पुष्पदंत आदिकाल के कवि हैं। तो
इन्होंने जो रचना की है वह महापुराण की रचना की है। तो महापुराण में टोटल 63 महापुरुषों का जीवन का वर्णन है। आप इसको एक याद कर सकते हैं, इसमें 63 जो है महापुरुषों के जीवन का वर्णन है, इसलिए इसको महापुराण कहा गया। इसको पुष्पदंत ने लिखा है और पुष्पदंत जो है आदिकाल के कवि हैं। आप इतना सारी चीज़ याद रख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दें। जय हिंद।